ज्ञान ट्री के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि एसएससी के लिए रीजनिंग में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। आप ध्यान से सुने। आज के सेशन में बात होगी कि एसएससी के लिए यदि हमें रीजनिंग के सेक्शन की तैयारी करनी है तो रीजनिंग के सेक्शन में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना आवश्यक है। हमारा हालांकि स्पेशल बैच भी बन रहा है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग स्पेशल। आप जो भी लोग उस रीजनिंग स्पेशल में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस बैच के लिए इंटरेस्टेड है तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल करके पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल चलिए देखिए, आप एसएससी के रीजनिंग में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना आवश्यक है। रीजनिंग स्पेशल बैच की बात कर रहे हैं। रीजनिंग स्पेशल बैच में कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे वो आप देख लीजिए। रीजनिंग स्पेशल बैच की बात हो रही है, आगे उन चैप्टर्स का ब्यौरा होगा सामने, तो वो देखिए आप। नेम ऑफ द टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन द कोर्स इज एज फॉलोज। देखिए, आप जो चैप्टर कवर करेंगे एसएससी के लिए, उनमें से जो चैप्टर्स प्रमुख हैं उन सभी को देख लीजिए आप। डायरेक्शन, आपको पता है एसएससी में एक प्रश्न आता है किससे? डायरेक्शन से। एसएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप, कम से कम एक प्रश्न मिल जाएगा डायरेक्शन से। दूसरा चैप्टर देख रहे हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से भी एक प्रश्न आता है। रिलेशनशिप के अंदर भी तरह तरह का प्रश्न होता है। 2-3 टाइप्स होते हैं, कभी कोई टाइप, कभी कोई दूसरा टाइप, कभी तीसरा टाइप, ऐसे पूछा जाता है। तीसरा चैप्टर है रैंकिंग एंड सीक्वेंस। किसी पंक्ति में एक आध स्थान टॉप बाईं ओर से 20वां है और दाहिनी ओर से एक आध स्थान 25वां है, तो उस पंक्ति में कुल मिला के कितने लोग हैं? इस तरह का प्रश्न आता है रैंकिंग एंड सीक्वेंस में। एक प्रश्न आता है रैंकिंग और सीक्वेंस से। कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी 1 से 2 प्रश्न आता है एसएससी में। आपको पता ही है एसएससी में कुल मिला के 25 प्रश्न होते हैं रीजनिंग से। उन 25 प्रश्नों में 1 से 2 प्रश्न किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। 5वां देख रहे हैं आप, ये वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड भी प्रश्न आपको मिल जाता है। एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं वेन डायग्राम से। 6th चैप्टर जो देख रहे हैं, छठा चैप्टर जो देख रहे हैं, वो कैलेंडर का। कैलेंडर से कभी प्रश्न आता है तो कभी नहीं भी, और यदि आया तो एक ही प्रश्न आता है। तो इस स्लाइड में देखिए आप, डायरेक्शन, दिशा संबंधी प्रश्न, रिलेशनशिप, रिश्ते नाता से रिलेटेड प्रश्न, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम और कैलेंडर। अगले स्लाइड में चलते हैं। क्लॉक। क्लॉक से भी एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। क्लॉक से प्रश्न कभी आता है, कभी किसी पेपर में, तो किसी पेपर में नहीं भी आता है। मतलब अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं होते, कभी आया और कभी नहीं भी, लेकिन आता है तो एक प्रश्न आता है। क्लॉक में प्रश्न कैसा मिलेगा कि 9:15 पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 8:25 पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? इस तरह का प्रश्न आता है क्लॉक में। और एक प्रश्न सीरीज। देखिए, आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में आप अपियर हो, कम से कम एक प्रश्न तो सीरीज का मिल जाएगा। सीरीज के अंदर भी तरह तरह के प्रश्न आते हैं। कैपिटल लेटर सीरीज का प्रश्न, स्मॉल लेटर सीरीज का प्रश्न, नंबर से रिलेटेड सीरीज का प्रश्न, दिए गए सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है, इस तरह का प्रश्न। तो सीरीज के अंदर तरह तरह का प्रश्न मिलता है। वर्ड के क्लस्टर से रिलेटेड भी प्रश्न मिल सकता है सीरीज का। इतनी बात समझ रहे हैं? इसके बाद देखिए ये पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन से प्रश्न कभी रहा, कभी नहीं भी। आमतौर पर इससे प्रश्न आता है बैंक वगैरह एग्जामिनेशन में, एसएससी में बहुत कम। वर्ड फॉर्मेशन, कभी इस चैप्टर से प्रश्न आया तो कभी नहीं भी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एक प्रश्न मिल जाता है एसएससी के एग्जाम में कि नीचे दिए गए इन 4 डायग्राम में से कौन सा डायग्राम टेबल, चेयर और फर्नीचर के रिलेशनशिप को प्रॉपरली इंडिकेट करता है, तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन का प्रश्न। एनालॉजी, एनालॉजी से भी एक प्रश्न मिल जाता है। एनालॉजी का प्रश्न भी 3 तरह का, वर्ड बेस्ड एनालॉजी का प्रश्न, नंबर बेस्ड एनालॉजी का प्रश्न भी आता है, और वर्ड और नंबर मिक्स भी एनालॉजी का प्रश्न आता है। ध्यान से सुन ले, एनालॉजी का प्रश्न वर्ड बेस्ड भी हो सकता है, नंबर बेस्ड भी हो सकता है, लेटर बेस्ड भी हो सकता है, नंबर लेटर मिक्स्ड भी हो सकता है। 5 का जो संबंध है 125 से, वही संबंध 9 का किससे? यह एनालॉजी का ही प्रश्न है। पहले
नंबर का जो संबंध है दूसरे नंबर से वही संबंध है तीसरे नंबर का चौथे नंबर से, तो चौथा नंबर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा नंबर दे दिया गया, आपसे चौथा नंबर पूछा गया। यह सब एनालॉजी की प्रश्नों की श्रेणी में आता है। इसके बाद वाले स्लाइड में देखिए, डाइस, पासा। पासा से रिलेटेड प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है और आप अपने पेपर में कम से कम एक प्रश्न डाइस से उम्मीद कर सकते हैं। कभी कभी क्यूब्स एंड क्यूबाइड का भी प्रश्न आता है, घन और घनाभ का भी प्रश्न आता है। घन और घनाभ से भी रिलेटेड प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन पासा से रिलेटेड प्रश्न तो अक्सर आता है। उसके बाद देख रहे हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड। 5 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करें तो इनमें से कौन सा सही क्रम होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 5-6 शब्द दे दिए गए और आपसे कहा गया कि इन शब्दों को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करें, तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा प्रॉपर मीनिंगफुल ऑर्डर होगा। ऐसा प्रश्न किसमें, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में। इक्वेशन से भी आप एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं एसएससी के पेपर में, कि ए का मतलब है जोड़ दें, बी का मतलब है गुना करें, सी का मतलब है डिवाइड करें, डी का मतलब है माइनस करें, और फिर एक इक्वेशन दिया गया और पूछा गया इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। या दिए गए इक्वेशन में किन 2 नंबर्स को बदल दें कि इक्वेशन सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आता है इक्वेशन में। मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न, मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न तरह तरह का आता है। किसी सर्किल के अंदर 7-8 नंबर दिए गए हैं और एक जगह क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो कहलाता है मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न। कोई भी पेपर उठा ले, कम से कम एक प्रश्न मिसिंग कैरेक्टर का तो जरूर मिलेगा आपको। तो ये अक्सर आने वाला प्रश्न है। मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी आप एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। प्रश्न कैसा होता है, दिए गए शब्द का मिरर इमेज दिए गए इन 4 विकल्पों में से कौन सा होगा, या दिए गए शब्द का वाटर इमेज दिए गए इन 4 विकल्पों में से कौन सा होगा। कई बार एक चित्र दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इस चित्र के दाहिनी ओर मिरर को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, या दिए गए इस चित्र का जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज से मिला के आप एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। कभी मिरर इमेज का प्रश्न आया तो कभी वाटर इमेज का प्रश्न आया, लेकिन ज्यादा जो आता है वो मिरर इमेज का प्रश्न आता है। वाटर इमेज का प्रश्न मिरर इमेज के प्रश्नों की तुलना में कम आता है। फिर भी पढ़ना तो आपको ये भी है, मिरर इमेज भी और वाटर इमेज भी है। इसके बाद देखिए आप एम्बेडेड फिगर। एक चित्र दिया जाता है और वो जो सैंपल चित्र है वो दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में छिपा दिया जाता है और आपसे यही पूछा जाता है कि ये जो सैंपल में चित्र दर्शाया गया है वो दिए गए इन 4 विकल्पों में से किस में छिपाया गया है। इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर का प्रश्न। हिडन फिगर का भी प्रश्न आप कर सकते हैं और ऐसा एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। कितना, एक प्रश्न। कंप्लीशन ऑफ फिगर, अपूर्ण आकृति वाला प्रश्न, कि एक चित्र का कुछ हिस्सा मिसिंग होगा और आपको बताना होगा कि दिए गए इन 4 विकल्पों में से कौन सा टुकड़ा उठा करके उस मिसिंग हिस्से की जगह रख दें कि चित्र पूरा हो जाए, कि चित्र कंप्लीट हो जाए। इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। मतलब जो फिगर का जो अधूरा हिस्सा है दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन को उठाने के बाद वो पूरा हो जाएगा, कहलाता है कंप्लीशन ऑफ फिगर का प्रश्न। ऐसा एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, किसी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। कैसा होता है प्रश्न, कि किसी पेपर को किस प्रकार से फोल्ड किया गया वो चित्र में दर्शाया गया होता है, फिर उस फोल्ड किए हुए पेपर को कहीं से कट किया गया वो दिखाया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है इस पेपर को जब हम खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा, दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न। एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग के तहत आपसे कहा जाता है कि दिए गए इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या एक चित्र दे दिया गया, पूछा गया दिए गए चित्र में कुल मिला के कितने वर्ग हैं, या दिए गए इस चित्र में कुल मिला के कितने आयत हैं, या दिए गए इस चित्र में कुल मिला के कितने समानांतर चतुर्भुज हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न आता है वो त्रिभुज से रिलेटेड आता है कि दिए गए इस चित्र में कुल मिला के कितने त्रिभुज हैं। तो इसको बोलते हैं फिगर काउंटिंग का प्रश्न। कई बार इसको लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल्स काउंट करने को ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा आता हो। कई बार हमें स्क्वायर काउंट करना होता है, कई बार रेक्टेंगल काउंट भी करना होता है, तो कई बार प्रश्न ऐसा भी आया जिसमें हमें पैरेललोग्राम काउंट करना पड़ा है ना। तो तैयार रहिए, इस बेहतर होगा इसको कहें फिगर काउंटिंग का ही प्रश्न। सैलोजिज्म से एक प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। फिगर काउंटिंग से भी एक प्रश्न की उम्मीद करें। फिगर काउंटिंग वाला प्रश्न टिपिकल होता है, कई बार लोगों को टाइम लग जाता है। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छे टीचर से आप पढ़ चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर बात आती है सैलोजिज्म की। सारे कुत्ते बिल्लियां हैं, सारे बिल्लियां खरगोश है, और फिर 2-3 कंक्लूजन होगा
और आपसे पूछा जाएगा दिए गए कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के आधार पर निश्चित तौर पर सही है, जो कंक्लूजन सही है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा प्रश्न कहलाता है सैलोजिज्म का। कितना प्रश्न? एक प्रश्न की उम्मीद करें। किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? ध्यान रहे, एसएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं। और ये सारा सब कुछ आप देख रहे हैं कहां? ज्ञान ट्री के चैनल पर। आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें, दोस्तों को कहें कि वो सब्सक्राइब करें, और आप खुद भी इसे सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें, है ना। पजल, छोटा सा पजल मिल सकता है आपको कि 5 लोग हैं और वो इस शहर से रिलेटेड है, वो इस शहर से रिलेटेड है, तो रिलेशनशिप बेस्ड पजल हो सकता है। पजल ऐसा भी हो सकता है जिसमें 5 लोग हैं और वो अलग अलग दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, तो कौन किस दिन छुट्टी लेता है, इस तरह से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इसको बोलते हैं पजल। पजल से कितना प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं? एक प्रश्न की। पजल के बाद आगे सुने, सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत पहले यदि एसएससी के पेपर्स को देखें, पुराने पेपर्स को, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न नहीं मिलता था। लेकिन हाल के दिनों में जो एसएससी के पेपर्स में देखा गया है, वो यह कि सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न पूछा जा रहा है, और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि बैंक वगैरह के एग्जामिनेशन में 10-10 प्रश्न होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो फिर एसएससी में क्यों ना हो। तो एसएससी में भी आप 1 से 2 प्रश्नों की उम्मीद करें, किससे? सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। वैसे ज्यादातर जो एसएससी में क्वेश्चन आता है, प्रत्येक चैप्टर से 1-1 प्रश्न। कुछ ऐसे चैप्टर से जिससे कभी कभी 2-2 प्रश्न मिल जाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि कम से कम 1 प्रश्न किसका होगा? सिटिंग अरेंजमेंट का होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट को भी आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक देख रहे हैं, ये एजम्पशन, अभिधारणा से रिलेटेड प्रश्न, कि किसी व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है, फिर आप एक स्टेटमेंट दिया गया और 2 एजम्पशंस दिए गए, और आपसे यह पूछा जाता है कि दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर उन 2 एजम्पशंस में से कौन सा एजम्पशन इंप्लिसिट है, कौन सा एजम्पशन स्टेटमेंट में अंतर्निहित है। यह कहलाता है एजम्पशन वाला प्रश्न। कितना प्रश्न आता है ऐसा? एक प्रश्न आता है। आर्गुमेंट्स, एक स्टेटमेंट दिया गया और 2 तर्क दिए गए, और आपसे पूछा गया दिए गए इन 2 तर्क में से कौन सा तर्क स्ट्रांग है, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है, कौन से तर्क में दम है। दमदार तर्क की पहचान करनी है। फिर नीचे ऑप्शन होता है, केवल तर्क 1 दमदार है, केवल तर्क 2 दमदार है, दोनों में से कोई एक स्ट्रांग है, कोई भी स्ट्रांग नहीं। इस तरह के 4 ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से आपको चुनना होता है। तो कहलाता है ये आर्गुमेंट का प्रश्न। उसके बाद है कोर्स ऑफ एक्शन का प्रश्न। एक स्टेटमेंट में किसी समस्या का जिक्र किया गया और आपसे पूछा गया दी गई कार्रवाइयों में से कौन सी कार्रवाई उस समस्या को खत्म या कम करने के लिए आवश्यक है। तो आपको उनमें से कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा उपयुक्त होगा वो चुनना होता है। फिर ऑप्शन होगा केवल 1 उपयुक्त है, केवल 2 उपयुक्त है, 1 या 2 उपयुक्त है, दोनों में से कोई भी उपयुक्त नहीं है। इस तरह का विकल्प होता है। उन्हीं विकल्पों में से आपको अपना आंसर चुनना होता है। कोर्स ऑफ एक्शन का प्रश्न। कंक्लूजन के प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और फिर 2 कंक्लूजन्स होते, कभी कभी 3 कंक्लूजन्स भी होते हैं, और आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के आधार पर 100% सही है। कंक्लूजन का प्रश्न कहलाता है। क्रिटिकल रीजनिंग का प्रश्न जो है वो मिला जुला मिल सकता है, कि मान लीजिए एक इफेक्ट दिया गया और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा इस इफेक्ट के पीछे कारण है, या एक कारण दे दिया गया और आपसे पूछा गया दिए गए इस कारण का प्रभाव इनमें से कौन सा होगा। और क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर एजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, इनसे मिला जुला ही चीज होता है। कुल मिला के देखें तो एसएससी का जो पेपर होता है उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 30 चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। मन में बात आ सकती है कि जब 25 ही प्रश्न होते हैं तो फिर ये 30 चैप्टर से प्रश्न कैसे आ सकता है। फिर यहाँ पर ये जान लें कि जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर से हर एसएससी के हर एग्जाम में प्रश्न हो। 30 चैप्टर्स का नाम देख रहे हैं आप, इनमें से किसी 25 चैप्टर से प्रश्न आया या 20 चैप्टर से ही वो 25 प्रश्न आ गए, बाकी 10 चैप्टर से प्रश्न आया हो, ऐसा भी होता है। और इसमें कई जगह पर आपको बताए भी हैं कि जैसे क्लॉक का प्रश्न हमेशा नहीं आता, कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न हमेशा नहीं आता, कभी आया कभी नहीं भी, और भी चीजें जैसे एजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन और क्रिटिकल रीजनिंग। यदि इन 5 चीजों को देख लें तो इन 5 से रिलेटेड 2 ही प्रश्न होता है। मान लीजिए एजम्पशन आर्गुमेंट का प्रश्न हो सकता है, एजम्पशन कोर्स ऑफ एक्शन का प्रश्न हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन कंक्लूजन का प्रश्न हो सकता है। तो जो ये 5 देख रहे हैं ना, इन 5 में से कोई 2 प्रश्न हो सकता है। वैसे ही आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, जरूरी नहीं कि दोनों हो। सिटिंग अरेंजमेंट है तो पजल नहीं, पजल है तो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, या दोनों से एक प्रश्न हो सकता है। बस आप ये समझ लें कि इन 30 चैप्टर्स की हम तैयारी ढंग से कर लेंगे तो एसएससी के रीजनिंग पर तो हमारा पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। फायदा इसके अलावा क्या मिलेगा? इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि जो अन्य एग्जामिनेशन में आप अपीयर होते हैं उसमें भी आपको काफी मदद मिलेगी। अन्य एग्जामिनेशन का क्या मतलब? जैसे आप रेलवे के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो रेलवे के रीजनिंग, रेलवे का पेपर उठा के देखें और उसमें रीजनिंग के सेक्शन में जाएं तो आप पाएंगे कि उसमें भी आप इतना ही चीज पढ़ते हैं।
इसमें अलग से एक चीज और जोड़ लेंगे आप, डाटा सफिशिएंसी। कई बार रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी से भी प्रश्न होता है, 1 से 2 प्रश्न होता है डाटा सफिशिएंसी का, एसएससी में भी आता है। तो डाटा सफिशिएंसी इसमें कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया, तो उसको आप अलग से जोड़ लीजिएगा। मेरी बात सुन रहे हैं आप? तो आप देखें इस सेशन में कि एसएससी के रीजनिंग के लिए हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है। यदि इन 30 चैप्टर्स की तैयारी कर लेंगे तो एसएससी की तो तैयारी हो ही जाएगी, रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ बैंक के एग्जामिनेशन में भी जो रीजनिंग आता है उसमें से कई पोर्शन आपसे बनने लगेगा। जैसे इसमें जो डायरेक्शन देखिए आप, जो रैंकिंग का क्वेश्चन आता है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, बैंक में भी कोडिंग रिकोडिंग, ये सब कुछ बैंक में भी आता है। तो आप ये मान के चलें कि जब आप एसएससी की तैयारी कर लेंगे, एसएससी की रीजनिंग की तैयारी कर लेंगे, तो बैंक के रीजनिंग में भी अधिकांश क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेंगे। मेरा जो मकसद था आपको इन चैप्टर्स के बारे में अवगत कराना, साथ ही साथ आपको यह बताना कि ज्ञान ट्री के इस चैनल पर आप यदि ये रीजनिंग स्पेशल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए प्रोविजन है। हम अपने ऐप पर ही पढ़ाएंगे, लेकिन कोई इंक्वायरी करनी हो आपको तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।